हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेड ओमकार एनआर पर। आज का अपना टॉपिक फार्माकोलॉजी के थर्ड यूनिट नर्वस सिस्टम में न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। फर्स्ट डिजीज पार्किंसंस डिजीज, देन सेकंड है एल्जाइमर। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग पार्किंसंस डिजीज से करेंगे। मैं यहाँ पे आपको पार्किंसंस डिजीज़ नहीं पढ़ाने आ जाऊँ, मैं आपको मैनेजमेंट ही पढ़ाने आ जाऊँ। बट अपन स्टार्टिंग पार्किंसंस डिजीज़ को समझने से लेके आप सबको पता है कि अपन बेसिक से लेके एडवांस तक चलते हैं। ठीक है, तो करते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ है क्या? पार्किंसंस डिजीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है दैट प्राइमरली अफेक्ट मूवमेंट। ये किसको अफेक्ट करता है? एक ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है और किसको अफेक्ट करता है? मूवमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात, इट अकर्स ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन। ये किसकी वजह से होता है? जो डोपामिन को, ऐसे न्यूरॉन जो डोपामिन को प्रोड्यूस करते हैं उनके डीजनरेशन की वजह से होता है। अब ये कहाँ सिचुएटेड रहते हैं? वो रहते हैं इन अ पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द सब्सटेंसिया नाइग्रा। कहने का मतलब ये है कि जो डोपामिन को रिलीज करता है उसका क्या नाम है? सब्सटेंसिया नाइग्रा है। क्या नाम है? सब्सटेंसिया नाइग्रा है। सब्सटेंसिया नाइग्रा का डीजनरेशन होने की वजह से जो डिजीज हो रही है वो कौन सी हो रही है आपको? पार्किंसंस हो रही है। कौन सी हो रही है? पार्किंसंस। एज अ रिजल्ट डोपामिन लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज। भाई सीधी सी बात है, सब्सटेंसिया नाइग्रा क्या कर रहा है? डोपामिन रिलीज कर रहा है। अब डोपामिन, सब्सटेंसिया नाइग्रा जब अपना काम सही से ही नहीं कर पा रहा है तो डोपामिन रिलीज कहाँ से करेगा? तो डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। भाई डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये सिम्टम्स करेगा सच एज अ ट्रेमर्स आएंगी, रिजिडिटी रहेगी, स्लो मूवमेंट हो जाएंगे एंड पोस्टल इंस्टेबिलिटी। देखो, इन सब को समझने से पहले मैं आपको दो बात बताता हूँ। डोपामिन का फंक्शन क्या है? सीधी सी बात, डोपामिन का फंक्शन क्या है? देखिए, डोपामिन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पहला फंक्शन ये है कि ये क्या करता है? गावा 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 न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसके लेवल को क्या करता है? उसके लेवल को क्या कर देता है? ये कम करता है। ठीक है, आप सबको पता है गाबा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मसल्स रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मसल्स रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मेरी मसल्स रिलैक्स हैं तो वो किसकी वजह से है? गाबा की वजह से है। अगर मैं अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, तो वो किसकी वजह से कर पाऊंगा? एसिटाइलिन कोलिन की वजह से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसा कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा? तो वो है एसिटाइलिन कोलिन। ऐसा कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो मसल्स को रिलैक्स कराएगा? वो है गाबा। क्या है? गाबा। अब होता क्या है इस डिजीज में? डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो गया। अब पहले डोपामिन क्या कर रहा था? गावा के लेवल को क्या करता था? डिक्रीज। अब गावा के लेवल को डिक्रीज नहीं कर पाएगा। जब गावा का लेवल डिक्रीज नहीं होगा तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। कुल मिला के गावा का फंक्शन क्या है? मसल्स को रिलैक्स करना। अब गावा का लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो मसल्स क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। इतनी बात मेरी समझ में आई कि नहीं? मेरी बात इतनी समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, डोपामिन, आप पहले समझो कि आप सबको इनवॉलेंट्री मूवमेंट नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो बेसल गैंग्लिया है आप सबके ब्रेन में, बेसल गैंग्लिया, इसका फंक्शन है इनहेबिट इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनहेबिट इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनहेबिट करना है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को इनहेबिट करना। अब ये किसकी बात मानता है? इसको, ये मतलब इसको बैलेंस करके कौन रखता है? वो रखता है डोपामिन। कौन रखता है? डोपामिन। अब डोपामिन का लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया तो बेसल गैंग्लिया अब इनहेबिट इनवॉलेंट्री मूवमेंट को नहीं कर पाएगा। तो पार्किंसंस डिजीज वाले पेशेंट में क्या आएंगे? इनवॉलेंट्री मूवमेंट आएंगे। और आप सब जानते हो अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट आ रहे हैं उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रेमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेमर्स कहते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? दो ही तरीके हैं। क्या कर सकते हैं अपन? या तो डोपामिन का लेवल बढ़ा दो, या तो डोपामिन जो कम हुआ है उसका लेवल बढ़ा दो, या फिर एसिटाइलिन कोलिन का लेवल बढ़ रहा है तो उसको क्या कर दो? डिक्रीज कर दो।
समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? देखिए डोपामिन और एसिटाइलिन कोलिन एक दूसरे का क्या है, बैलेंस बना के रखते हैं, ये दोनों है इक्वल। अगर डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो गया तो एसिटाइलिन कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? अब इस कंडीशन में क्या होगा, डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो गया है, एसिटाइलिन कोलिन का लेवल बढ़ गया है। समझ में आया? एसिटाइलिन कोलिन का लेवल बढ़ गया है। जब एसिटाइलिन का लेवल बढ़ जाएगा, मैंने आपको बताया वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए होता है, तभी तो इस डिजीज में क्या देखने को मिल रहा है, रिजिडिटी देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है? रिजिडिटी देखने को मिल रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ही नहीं, आपने ये डिजीज बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है एडल्ट में पढ़ ली होगी, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में। मैं आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो आप दो बात याद रखो, हम क्या कर सकते हैं, एक तो डोपामिन का लेवल बढ़ा सकते हैं, दूसरा एसिटाइलिन कोलिन का लेवल क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात, मेरी बात आप समझ गए हो, तो इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के लिए। मैंने जो क्लासिफिकेशन है ये 5 भागों में डिवाइड किया। मैंने अभी, आप बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि मैंने अभी 2 भागों में बताया। मैंने कहा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, दूसरी डोपामिन प्रिकर्सर ड्रग। अब मैं इन तीनों टाइप्स को भी आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इन दोनों ड्रग के एग्जाम्पल लिख के भी कर सकते हो। देखिए हमने बांटा, पहला डोपामिन प्रिकर्सर, दूसरा डोपामिन एगोनिस्ट, तीसरा माउ वी इनहिबिटर्स, तीसरा कॉम्ट इनहिबिटर्स, और पांचवा एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग। अब देखिए डोपामिन प्रिकर्सर है क्या। देखिए आप जो समझ रहे होंगे, जो डोपामिन, सॉरी आ गया, डोपामिन प्रिकर्सर, डोपामिन प्रिकर्सर्स में क्या है, डोपामिन प्रिकर्सर्स के ड्रग एग्जांपल दो हैं, लिवोडोपा, कार्बिडोपा। एक और आती है जिसमें, एक आती है ब्रोमोक्रिप्टेन, ब्रोमोक्रिप्टेन है ना, लिवोडोपा, कार्बिडोपा, ब्रोमोक्रिप्टेन। और एक जो है वो है अमनटाडिन, एक नेक्स्ट ड्रग जिसमें अमनटाडिन। ठीक है, ये डोपामिन प्रिकर्सर ड्रग है। अब होता क्या है, इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पहले इसे समझते हैं। लिवोडोपा इज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन दैट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन इन द ब्रेन। कुल मिला के ये बात क्या कहना चाहता है, देखिए ये अपन का ब्लड है, ये ब्रेन है, ठीक है। अब आपने ड्रग ली लिवोडोपा, कौन सी ड्रग ली, लिवोडोपा, ठीक है। अब लिवोडोपा को ब्रेन तक पहुंचने के लिए, लिवोडोपा डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसके अंदर ब्लड के अंदर पेरीफेरल पेरी पेरीफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, डोपा डीकार्बोक्सिलेज, डोपा कार्बोलक्स डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। वो लिवोडोपा को किस में कन्वर्ट कर देगा, डोपामिन को कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा। पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिल एंजाइम के लिए जो नीड होती है वो किसी विटामिन की होती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, विटामिन B6 की नीड होती है। इसीलिए जब पार्किंसंस डिजीज वाला पेशेंट है और लिवोडोपा चाहिए तो लिवोडोपा के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है विटामिन B6। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कौन सी डिजीज, कौन सी ड्रग के साथ विटामिन B6 को अपन देते हैं, कौन सी ड्रग के साथ विटामिन B6 को देते हैं। ठीक है, आप इसका कमेंट में बता भी सकते हो। ठीक है, लिवोडोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन को, और कौन कर देता है, पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब इसको इनहिबिट करने के लिए, अब इस प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए हमें देना होता है क्या, कार्बिडोपा। क्या देना होगा, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा कार्बिडोपा लिवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा, और ये डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, BBB को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएगा, ब्रेन में पहुँच जाएगा। ठीक है, ब्रेन के अंदर भी होता है सेंट्रल डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, वो फिर ब्रेन के अंदर डोपामिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर यूज होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, ब्लड के अंदर जो डोपामिन है वो अलग है, ब्रेन के अंदर जो डोपामिन है वो अलग है। ब्लड के अंदर जो डोपामिन है वो आप सबको पता है एड्रिनल के मेडुला से रिलीज होता है,
ठीक है, एड्रिनल के मेडुला से रिलीज होता है। ब्रेन के अंदर मैंने आपको अभी बता ही दिया है, सब्सटेंशिया नाइग्रा रिलीज करता है। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिवोडोपा इज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन दैट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये किसको क्रॉस कर जाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन इन द ब्रेन, और कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में, किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। ठीक है, कार्बिडोपा इनहिबिट द पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बिडोपा क्या किसको इनहिबिट कर रहा है? पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो जिससे क्या होगा कि प्रिवेंटिंग द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लिवोडोपा इनटू डोपामिन। जो पेरिफेरल में लिवोडोपा है वो डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड इंक्रीज द इट्स अवेलेबिलिटी इन ब्रेन, और ब्रेन में इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इसकी मैकेनिज्म काम करती है। समझ में आया? तो हमेशा अगर आंसर, एक क्वेश्चन था जो कि मैं लगा रहा था, उसमें था कि बेस्ट ड्रग फॉर पार्किंसंस। तो ऑप्शन ए था डोपामाइन, ऑप्शन बी था कार्बिडोपा, ऑप्शन सी था बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी था ब्रोमोक्रिप्टेन। तो इसका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? बोथ ऑफ दी अबव। ठीक है, लिवोडोपा कार्बिडोपा नहीं, सॉरी इसकी जगह डोपामिन नहीं होगा, लिवोडोपा होगा। लिवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर 10% भी समझ पा रहे हो, दोबारा रिवर्स करके वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, इसमें अपन जो नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर डोपामिन एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का आप सभी मीन्स जानते ही हो, एगोनिस्ट की तरह उसकी तरह काम करना, मतलब जो डोपामिन के रिसेप्टर हैं जो डोपामिन को रिलीज कर रहे थे, अब उन रिसेप्टर को क्या करना? स्टिमुलेट करना। ये क्या करेगा? इस कंडीशन में क्या करेंगे? डोपामिन एगोनिस्ट उस रिसेप्टर को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, जो कि डोपामिन को और रिलीज करें। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है पैमीपैक्सोल और रोमिनीरॉल, है ना, रोपिनीरॉल। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगी? दीज ड्रग डायरेक्टली स्टिमुलेट द डोपामिन रिसेप्टर। जो डोपामिन के रिसेप्टर हैं उनको क्या करती है? स्टिमुलेट करती है इन द ब्रेन द मिमिक द एक्शन ऑफ डोपामिन। और जो डोपामिन की एक्शन है उसको क्या करती है? मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना। क्या करना? कॉपी करना। तो डोपामिन का जो एक्शन है उसको क्या करेंगे? मतलब कॉपी करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सा ये है, जो डोपामिन के रिसेप्टर हैं वहां से डोपामिन को और रिलीज कराएंगे। ठीक है, डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स। ठीक है, जिससे कि डोपामिन और रिलीज होगा तो डोपामिन का लेवल बढ़ेगा और पार्किंसंस डिजीज क्या रहेगा? ठीक होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए इसको क्या है? अर्ली स्टेज में यूज किया जाता है। कौन सी स्टेज में? अर्ली स्टेज में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है माओवी इनहिबिटर्स। माओवी इनहिबिटर्स का जो ड्रग एग्जांपल है वो है सेलिग्लिन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगी? माओवी इनहिबिटर ब्लॉक द मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज वी एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन दैट लीड्स टू इंक्रीज द डोपामिन लेवल एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेन के अंदर जो डोपामिन बनना था उसको जो इनहिबिट करते थे वो माओवी करते थे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज वी एंजाइम। ये क्या करते थे? उसको इनहिबिट करते थे। जो डोपामिन बनता था तो उसको इनहिबिट करते थे। कहने का सिंपल सा ये है, ये एक टैंक है, इसमें जो एक तरफ से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से निकल रहा है। तो अब हुआ क्या है? डिजीज के अंदर क्या हो गया? डोपामिन मतलब का लेवल डिक्रीज हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ से पानी आना क्या हुआ? बंद हुआ, और इसका काम क्या था? पानी निकालना। तो अब एक काम कर सकते हैं, जो आ रहा है वो कम आने लग गया है, मतलब कि पहले जितना आ रहा था उतना नहीं आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इस पाइप को क्या कर दो? स्टॉप कर दो, जिससे कि उसका पानी का लेवल है क्या रहेगा? बना रहेगा। इसी तरीके से इसके अंदर होता है, जो डोपामिन का लेवल है वो क्या हो गया है? पार्किंसंस डिजीज में डिक्रीज हो गया है। जितना बनना है उसको माओवी इनहिबिट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? माओवी को ही इनहिबिट कर दो।
MAO-V को ही इनहिबिट कर दो, जिससे कि वो डोपामिन को क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहे थे, अब वो ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, जिससे कि डोपामिन का लेवल क्या रहेगा, बना रहेगा। समझ में आया? देखो एक बार फिर से समझो। MAO-V inhibitors block the monoamine oxidase V enzyme which is responsible for the breakdown of dopamine in the brain। जो कि रेस्पॉन्सिबल है, जो MAO-V रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डोपामिन के ब्रेकडाउन के लिए ब्रेन के अंदर। दिस लीड्स टू इंक्रीज द डोपामिन लेवल एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ये क्या करेंगे, डोपामिन का लेवल बढ़ाएंगे, और जो एक्शन है, जो डोपामिन क्या हो जाता था, ब्रेक डाउन होकर खत्म हो जाता था, अब उसकी एक्शन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो काम करती हैं वो कौन सी ड्रग करती है, MAO-V इनहिबिटर्स। और ड्रग का एग्जाम्पल क्या रहेगा, सेलेग्लिन। क्या रहेगा, सेलेग्लिन। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट अपन के आता है COMT इनहिबिटर्स या COMT इनहिबिटर्स या कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, इसका जो ड्रग एग्जांपल है वो है एंटाकैपॉन या ओपी कैपॉन। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, COMT inhibitors block the catechol O methyl transferase enzyme, thereby preventing the peripheral metabolism of levodopa and prolonging its duration of action। देखिए कुल मिला के जो COMT inhibitors है वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया जो पेरिफेरल है ना, पेरिफेरल जैसे आपने लेवोडोपा ली, इस ड्रग को ना लेवोडोपा के साथ यूज़ किया जाएगा। जो एंटीकैपॉन है, एंटीकोपन है या ओपीकैपॉन है, इनको किसके साथ यूज़ किया जाएगा, लिवोडोपा के साथ यूज़ किया जाएगा। तो लिवोडोपा के साथ यूज़ किया जाएगा, तो जो मैंने आपको बताया था, जो पेरिफेरल में जो इनहिबिटर्स हो रहा है, जो पेरिफेरल में डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो इनहिबिट कर रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करेंगे, उसमें इनहिबिट नहीं होगा। दूसरा क्या करेंगे, उसकी जो ड्यूरेशन है लिवोडोपा की वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। हालांकि ये डोपामिन ना तो रिलीज कर रही हैं, ना ही उसको रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही हैं। ये इनका क्या फंक्शन है, इनको लिवोडोपा के साथ दिया जाएगा, और लिवोडोपा के साथ देने से ये क्या करेंगे, जो पेरिफेरल में जो मैंने बताया था, जो पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज उसको क्या कर रहा था, मैंने तब आपको बताया था लिवोडोपा के साथ अपन नेक्स्ट पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था लिवोडोपा के साथ कार्बिडोपा दे देंगे। ठीक है, कार्बिडोपा क्या करेगा, जो पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिससे कि लिवोडोपा ब्लड बीबीबी को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएगा, ब्रेन के अंदर पहुँच जाएगा। अब ऐसे ही जो कार्बिडोपा की तरह ही जो फंक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, COMT इनहिबिटर्स, जिनको अपन कहते हैं कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, ये दो काम कर रहे हैं, एक तो उसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, पेरिफेरल में जो मेटाबॉलिज्म उसको भी क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इनको किसके साथ यूज़ किया जाएगा, लिवोडोपा के साथ यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्लाइड में मैंने कहा या तो डोपामिन का लेवल क्या कर दो, बढ़ा दो, या फिर एसिटाइलिन कोलिन का लेवल क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। जब एसिटाइलिन कोलिन के अगेंस्ट दी जाने वाली ड्रग को क्या कहते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगी, दिस ड्रग ब्लॉक द एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी इन द ब्रेन के अंदर, देयर बाई रेस्टोरिंग द बैलेंस। मैंने आपको बताया था डोपामिन और एसिटाइलिन कोलिन के बीच में क्या है, बैलेंस बना हुआ है। डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो गया तो एसिटाइलिन कोलिन का लेवल बढ़ गया है। तो इसमें ये क्या कहना चाहता है कि दीज ड्रग ब्लॉक द एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर, ये एसिटाइलिन कोलिन रिसेप्टर को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे इन द ब्रेन, देयर बाई द रिस्टोरिंग द बैलेंस बिटवीन द डोपामिन एंड एसिटाइलिन कोलिन, जिसके द्वारा क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा, और पार्किंसंस डिजीज क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या रहेंगे, एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे, हाँ एडवर्स इफेक्ट्स क्या रहेंगे, ड्राई माउथ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, डायरिया, डिस्काइनेजिया, हाइपोटेंशन, हेलुसिनेशन, स्लीप के अटैक्स आएंगे, ड्राई माउथ रहेगा, ब्लड विजन रहेगा, और यूरिनरी रिटेंशन या एन आएगा, रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन। मुझे नहीं लगता कि आप में से इनमें से आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रग इंटरएक्शन। ठीक है, ड्रग इंटरएक्शन, अगर आप एक सेकेंड, ठीक है, अगर आप हाई प्रोटीन के साथ देते हो तो लिवोडोपा का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
अगर आप एंटीसाइकोटिक के साथ देते हो तो डोपामिन का इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंटीसाइकोटिक के साथ आप देते हो तो डोपामिन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। SSRI प्लस माउ वी इनहिबिटर्स जो कि मैंने आपको बताया, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs। ठीक है, उसके साथ SSRI के साथ आप अगर आप माउ वी इनहिबिटर्स दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा, सीरोटोनिन का लेवल एक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉम्ट इनहिबिटर्स क्या कर सकती है, इंक्रीज लिवोडोपा इफेक्ट। कुल मिला के अगर आप कॉम्ट इनहिबिटर्स दे रहे हो, है ना, और तो ये क्या करेंगे, लिवोडोपा का इफेक्ट को ज़्यादा कर देंगे, तो टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। जब टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी तो डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं। ठीक है, डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा, डोपामाइन की टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है ना, डोपामाइन की टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है। तो देखो आप, डोपामाइन की टॉक्सिसिटी कॉज होगी तो होगा क्या, देखिए डोपामाइन मेनली तीन चार रिसेप्टर पर बाइंड होता है। एक अपना अल्फा रिसेप्टर, दूसरा बीटा रिसेप्टर, तीसरा डी अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, D1 रिसेप्टर, और एक है CTZ रिसेप्टर। ठीक है, अल्फा 1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, इसका फंक्शन क्या रहता है, अल्फा 1 रिसेप्टर पर जाके बाइंड होगा। अल्फा 1 रिसेप्टर आप सबको पता है कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। तो इसका क्या काम करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या पाया जाता है तो क्या काम करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। दूसरा, पीपल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। मतलब ये इसका फंक्शन क्या रहता है, पीपल्स को डायलेशन करना, पीपल का डायलेशन करना। ठीक है, ठीक है। तीसरा, बीटा 1 रिसेप्टर वर्क करता है तो हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। D1 रिसेप्टर वर्क करता है तो रीनल जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। रीनल की जो ब्लड वेसल्स हैं क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। और इसको क्या करता है, जो CTZ रिसेप्टर है इसको क्या, किस रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, वॉमिटिंग वॉमिटिंग सेंटर के नाम से जानते हैं, वॉमिटिंग सेंटर। ठीक है, अब इसकी क्या हो चुकी है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है। क्या हो चुकी है, टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जब ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो BP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डोपामिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो क्या होगा, हाइपर टेंशन। दूसरा, पीपल क्या हो गया है, डायल्यूट हो गया है। पीपल क्या हो गया है, डायल्यूट हो गया है। जब पीपल डायल्यूट होते हैं, है ना, पीपल डायल्यूट हो गए तो आप सबको पता है जो एक्का ह्यूमरस है उसका जो जब पीपल डायल्यूट हो जाएंगे तो एक्का ह्यूमरस का एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। IOP बढ़ जाएगा। तीसरा, हार्ट रेट बढ़ रही है, हार्ट रेट टॉक्सिसिटी होगी तो हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, टैकी कार्डिया। क्या कहेंगे, टैकी कार्डिया। रीनल ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, डायलेट हो गई हैं। जब रीनल ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं तो ब्लड भी ज़्यादा आएगा, ब्लड ज़्यादा आएगा तो किडनी ज़्यादा यूरिन भी निकालेगी। जब यूरिन किडनी ज़्यादा निकालेगी तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पॉली यूरिया। क्या कहते हैं, पॉली यूरिया। ठीक है, अब CTZ रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करता है, वो वॉमिटिंग सेंटर है, तो ये क्या कॉज करेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या कॉज करेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, इतनी बात मेरी आप समझ गए हो तो आप आसानी से आगे की बात भी समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपन। अब हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। आपको साइकोसिस में नहीं देनी है, मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर और साइकोसिस में आपको ये ड्रग्स नहीं देनी होती है। दूसरा, नैरोअंगल ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में नहीं देनी, आप सबको पता है IOP का लेवल क्या हो जाता है, ग्लूकोमा में बढ़ जाता है, और ये ड्रग्स भी क्या कर रही हैं, IOP के लेवल को बढ़ाती हैं, तो आपको नैरो एंगल ग्लूकोमा में इसको यूज़ नहीं करना है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सीवियर कार्डियक डिजीज में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। सीवियर हाइपोटेंशन में भी इन ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है। लीवर डिजीज में कॉम्ट इनहिबिटर्स का यूज़ मतलब क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पेप्टिक अल्सर, सीवियर हाइपरटेंशन में माओवी इनहिबिटर्स को क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट है प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी क्या हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गई है ना। उस कंडीशन में भी आपको ये यूज़ नहीं करना है, उस कंडीशन में आपको ये यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर इन ड्रग्स के क्या रहेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेंगे। ठीक है, इतनी बात आप मेरी समझ चुके होंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जो कि अपन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, जनरल केयर,
ड्रग स्पेसिफिक केयर और पेशेंट एजुकेशन। सबसे पहले जनरल केयर क्या है, अब उनको मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस। आप सभी जानते हो कोई भी ड्रग्स है आप आसानी से लिख देते हो मॉनिटर द वाइटल साइंस, है ना। तो मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस, आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था। जब क्योंकि डोपामिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो क्या है, बीपी बढ़ा देता है। दूसरा हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है। तो बीपी, पल्स आप सबको मॉनिटर, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट ऑब्जर्व फॉर डिस्काइनेजिया, डिस्काइनेजिया के लिए ऑब्जर्व करना है। एंड एबनॉर्मल मूवमेंट, अगर बॉडी में एबनॉर्मल मूवमेंट आ रहे हैं उसके लिए भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट असेस द मेंटल स्टेटस, जो मेंटल स्टेटस है ना उसको क्या करना है, आपको असेस करना है। पेशेंट हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा, पेशेंट को कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट फॉल प्रिवेंशन, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है पेशेंट को फॉल प्रिवेंशन, ये आपको देखना है कि पेशेंट कहीं से गिर ना जाए, बेड पर लेटा हुआ है, क्योंकि मसल्स उसकी आप सबको पता है कि क्या है, रिलैक्स हैं, तो उसकी मसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रक्टिविटी नहीं है, तो अपने मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपको ये देखना है कि पेशेंट गिर ना जाए, तो फॉल प्रिवेंशन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। नेक्स्ट ड्रग स्पेसिफिक केयर, आपको ड्रग के साथ क्या स्पेसिफिक केयर देनी है। अगर आप लिवोडोपा दे रहे हो तो आपको कैसे देनी है, एम्प्टी स्टमक देनी है। कैसे, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट देनी है। अवॉइड हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना है। आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट दोगे तो क्या होगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अवॉइड इवनिंग डोज ऑफ माउवी इनहिबिटर्स, जो इवनिंग डोज है माउवी इनहिबिटर्स की वो अवॉइड करनी है क्योंकि इंसोम्निया कॉज करेगी। अवॉइड टायरामिन रिच फूड, टायरामिन रिच फूड आपको अवॉइड करने हैं। और जो टायरामिन है ना वो किस में पाई जाती है, चीज़, वाइन, इन सबको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट मॉनिटर द लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन को क्या करना है, मॉनिटर करना है। कौन सी ड्रग के साथ करना है, कुम्ट इनहिबिटर्स के साथ करना है। नेक्स्ट मेंटेन द हाइड्रेशन एंड ओरल हाइजीन, हाइड्रेशन एंड ओरल हाइजीन क्या करनी है, आपको मॉनिटर करनी है। किसके साथ, एंटी कोलिनर्जिक के साथ। आप सबको पता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या कर देंगी, कॉज कर देती हैं, ड्राई माउथ कॉज कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको हाइड्रेशन और ओरल हाइजीन को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेशन देनी है। एक्सप्लेन द ऑन ऑफ फिनोमेना आपको बताना है। ऑन ऑफ फिनोमेना का मतलब ये है, आपकी ड्रग चलेगी तब तक आपके पेशेंट के जो साइन सिम्टम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। आप जैसे ही ड्रग को बंद कर देते हो साइन सिम्टम्स आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि ये एज रिलेटेड डिजीज़ है। आप डोपामिन को लेवल को ही तो बढ़ा पा रहे हो, डिजीज़ को तो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए एक्सप्लेन करना है ऑन ऑफ फिनोमेना। अगर ड्रग चालू रहेगी तो साइनस सिम्टम्स डिक्रीज हो जाएंगे, जैसे आप ड्रग को ऑफ करोगे और साइनस सिम्टम्स अराइज हो जाएंगे, ठीक है। डू नॉट स्टॉप ड्रग सडनली, ड्रग को सडनली स्टॉप नहीं करना है। अवॉइड ड्राइविंग, ड्राइविंग को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि स्लीप के अटैक आ सकते हैं, इसलिए आपको ड्राइविंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट रिपोर्ट द अनयूजुअल मूवमेंट, अनयूजुअल मूवमेंट रिपोर्ट करने हैं, जैसे कि पेशेंट को अनयूजुअल मूवमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए, और बीपी चेंजेस को आपको तुरंत क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ये पेशेंट को आपको बताना है, अगर आपके जो अनयूजुअल मूवमेंट आ रहे हैं या बीपी में चेंजेस आ रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आपको तुरंत क्या करना है, रिपोर्ट करना है, बताना है, ठीक है। इतनी बात आप मेरी बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, लास्ट स्लाइड। हाँ, अब इस स्लाइड में कोई टॉपिक नहीं है, इस स्लाइड में मैं आपसे कुछ 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर आप इन 2 क्वेश्चन के जवाब दे देते हो तो मैं समझ जाऊँगा कि आप मेरी क्लास में से 10% सीख चुके हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है पार्किंसंस डिजीज़ में, पार्किंसंस डिजीज़ में किस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिक्रीज हो जाता है, किस न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दूसरा, पार्किंसंस पार्किंसंस डिजीज में ट्रेमर और रिजिडिटी क्यों देखने को मिल रही है, ट्रेमर्स भी आ रहे हैं और रिजिडिटी, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको
कहाँ देना है, कमेंट में देना है। ठीक है, आपको जो मैंने ये पढ़ाया है आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मेड ओमकार NR इसमें जाके इस वीडियो की आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, पिछली वीडियो पर इतना प्यार दिखाने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको थोड़ी सी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, आप सबको पता है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करूँगा मैं आपको समझाने की, आपको उस टॉपिक को कमेंट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू आप सभी को।